नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। महीनों दिल्ली की बॉर्डर घेर कर बैठे किसानों ने हफ्ते के रोज तहरीक में जान फूंकने की कोशिश की। पूरे पंजाब से हजारों किसान मोहाली के रास्ते चंडीगढ़ पहुंचे तो हरियाणा के किसानों ने पंचकुला के रास्ते चंडीगढ़ में एंट्री की। इसके बाद एहतजाज की शुरुआत हुई और किसान चंडीगढ़ के करीब 6 से 7 किलोमीटर अंदर घुस गए। हालांकि राजभवन के पास पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पंजाब के किसानों ने गवर्नर के नाम मेमोरेंडम चंडीगढ़ के DC मनदीप बराड़ को दिया और वहां से वापस लौट गए। किसानों के संयुक्त मोर्चा ने कहा था कि उनका मार्च पुरअमन रहेगा, लेकिन कई जगहों पर किसानों ने बैरिकेड्स तोड़े और पुलिस ने उन पर पानी की बौछारें की। इस दौरान मुजाहरा कर रहे कुछ किसान जख्मी भी हुए। किसानों ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने 3 ज़रई क़वानीन को पास कर दिया है। उन्हें हटाने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वुज़रा को पिछले 7 महीने से ज़्यादा वक्त से कहा जा रहा है, लेकिन कोई बात सुन नहीं रहा। इसी दौरान ये अफवाह उड़ी कि किसान कायद राकेश टिकैत को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन खुद राकेश टिकैत ने इस खबर की मजम्मत की और कहा कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। चला है कि गिरफ्तारी हुई है राकेश टिकैत की। ये नहीं हुई, ये एक अफवाह फैलाई गई है। और आपने जिस तरह से पूरा हैंडल इसको करा है, एक दूसरे तीसरी जगह चौथी जगह, वो भी धन्यवाद है सभी लोगों का कि बहुत स्पीड से ये फैला भी है। और हम आगे भी इन चीजों का ध्यान रखें, वेरीफाई इसको जरूर कर लें, इन चीजों का ध्यान रखें और जैसे अपने अकाउंट चला रहे हैं अपने अकाउंट चलाते रहें। मरकजी हुकूमत के ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक को 7 महीने पूरे होने के मौके पर कांग्रेस ने कहा कि मोदी हुकूमत 7 सालों से किसानों के हुकूक पामाल कर रही है और गुज़िश्ता 7 महीने में तो उसने जुल्म और सितम की तमाम हुदूद पार कर दी हैं। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि दुनिया के किसी भी मुल्क में आज तक बेरहम हुकूमत का इतना जुल्म और सितम नहीं देखा गया जितना मोदी हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता 7 महीनों में अन्नदाता किसानों के साथ लगातार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कभी किसानों पर लाठी बरसाई जाती है, कभी आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं और कभी उनके रास्तों पर कील और कांटे बिछाए जाते हैं। सुरजेवाला ने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे अज़्म और मजबूती के साथ मुल्क के किसान भाइयों के साथ खड़ी है और आज होने वाले किसानों के पुरअमन मुजाहरे की पुरजोर हिमायत करती है।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर बड़ा इजाफा हुआ, जिसके बाद मुंबई में पेट्रोल 104 रुपये, चेन्नई में 99 रुपये और दिल्ली में 98 रुपये फी लीटर अबूर कर चुका है। मुंबई में डीजल भी 96 रुपये फी लीटर पर पहुंच गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने हफ्ते के रोज मुल्क के 4 बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे और डीजल की कीमत में 37 पैसे का इजाफा किया। इससे कबल जुमे के रोज दोनों पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें मुस्तहकम थी। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 36 पैसे के इजाफे के साथ 101 रुपये 96 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि डीजल के दामों में 38 पैसे के इजाफे से उसकी कीमत 96 रुपये 63 पैसे फी लीटर पर पहुंच गई है। गुज़िश्ता तकरीबन 15 दिनों के अंदर एनसीपी सरबराह शरद पवार से प्रशांत किशोर की 3 मुलाकातों और फिर शरद पवार की रिहायशगाह पर कई अपोजिशन पार्टी कायदीन की मीटिंग ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है और ऐसी क़यास आराइयां शुरू हो गई हैं कि बीजेपी के खिलाफ आइंदा लोकसभा इंतखाबात में तीसरा महाज बनाने की तैयारी चल रही है। तीसरे महाज की बात इसलिए भी उठने लगी है कि कांग्रेस के किसी लीडर ने शरद पवार की रिहायशगाह पर हुई मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन अब शरद पवार ने इस तरह की कोशिशों से इनकार करते हुए वाज़ेह लफ्जों में कह दिया है कि कोई भी मुतबादिल महाज कांग्रेस को साथ लिए बगैर नहीं बन सकता। शरद पवार के घर पर हुई मीटिंग के बाद उसमें शामिल कायदीन ने कहा था कि सीनियर लीडर यशवंत सिन्हा ने पवार के घर मीटिंग बुलाई थी और इस दौरान मौजूदा सियासी हालात पर तबादला ख्याल जरूरी हुआ, लेकिन बीजेपी के खिलाफ महाज तैयार करने पर कोई अहम तबादला ख्याल नहीं हुआ। अब शरद पवार ने यह बयान दिया है कि मीटिंग में इत्तेहाद को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन मैंने मीटिंग में यह जरूर कहा कि अगर कोई मुतबादिल ताकत खड़ी करनी है तो कांग्रेस को साथ लेकर ही किया जाए। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आर्टिकल 370 की बहाली की मांग करना बेवकूफ़ी होगी। जम्मू कश्मीर के 14 अहम कायदीन के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मीटिंग के एक दिन के बाद इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उमर ने कहा कि बीजेपी को आर्टिकल 370 के अपने सियासी एजेंडे को पूरा करने में 70 साल लग गए। हमारी तहरीक तो अभी शुरू हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर ने कहा कि हम लोगों को ये कहकर बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहते कि हम इन मीटिंग्स के ज़रिए आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे। ये उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी कि 370 वापस आ जाएगा। मौजूदा हुकूमत की जानिब से इसे बहाल करने के कोई इशारे नहीं मिले हैं। 24 जून को पीएम मोदी के साथ 3 घंटे से ज़ायद वक्त तक चली मीटिंग में उमर उन 5 लोगों में से एक थे जिन्होंने मीटिंग के दौरान कुछ भी नहीं बोला। इनके अलावा निर्मल सिंह, ताराचंद, गुलाम मीर और रविंद्र रैना भी मीटिंग में खामोश रहे। उमर ने मीटिंग को एक शुरुआत करार दिया। उन्होंने कहा कि ये पहला कदम है और ये ट्रस्ट को फिर से दोबारा बनाने के लिए एक लंबी सड़क का काम करेगा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती फिलहाल किसी भी इंतखाबात में दावेदारी पेश नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि वो खुद जब तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगी जब तक कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वाला दर्जा बहाल नहीं हो जाता। महबूबा ने कहा कि मरकजी हुकूमत की सरबराही को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि रियासत के लोगों के साथ दिल की दूरी कैसे मिटाई जाए। महबूबा ने कहा कि मैंने कई बार यह वाज़ेह किया है कि मैं सेंट्रली फोकस्ड रियासत के तहत कोई इंतखाबात नहीं लड़ूंगी, यानी फिलहाल वहाँ पे कोई रियासती हुकूमत नहीं है और वहाँ पे मरकज़ की हुकूमत है, प्रेसिडेंट रूल है, लेकिन साथ ही मेरी पार्टी इस फैक्ट के साथ भी वाकिफ़ है कि हम किसी को यहाँ पे सियासी मौका नहीं लेने देंगे। हमने पिछले साल ज़िला विकास परिषद का इंतखाबात लड़ा था। इसी तरह अगर असेंबली इंतखाबात का ऐलान होता है तो पार्टी बैठकर बातचीत करेगी। महबूबा ने जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस का दर्जा हटाने के लिए 5 अगस्त 2019 को पास किए गए अहकाम को हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रिश्ते बेहतर करने होंगे। अयोध्या की तरक्की को लेकर बनाए गए विजन डॉक्यूमेंट पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में वर्चुअल रिव्यू मीटिंग आज मुनक्किद की गई। इसमें उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा समेत 13 लोग शामिल हुए। वज़ीर आज़म मोदी दिल्ली से, जबकि दीगर वुज़रा और ओहदेदार सीएम योगी के मकान से इस मीटिंग में जुड़े। इस मीटिंग से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दूर रखा गया।
ये इजलास तकरीबन 45 मिनट चला। इसमें पीएम मोदी ने ओहदेदारों को डॉक्यूमेंट्स को लेकर कुछ फीडबैक दिए। इसके साथ ही ओहदेदारों ने भी पीएम से सजेशंस देने की रिक्वेस्ट की। इस रिव्यू मीटिंग में वज़ीर आज़म ने कहा कि अयोध्या की तरक्की का मॉडल ऐसा होना चाहिए जिससे नौजवानों में काफ़ी जोश बढ़े और वो उसी एक यकीन के साथ अपनी मुस्तकबिल के बारे में फैसले कर सकें। पीएम ने अयोध्या विकास मॉडल को वक्त से पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने मॉडल को तैयार करने के लिए 6 महीने की कड़ी मेहनत कर रहे ओहदेदारों को बधाई दी और उनकी हौसला अफजाई भी की। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीएम के सेंटिमेंट्स के मुताबिक अयोध्या के तरक्की के लिए काम करने का यकीन दिलाया। अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट के इसी साल के खत्म तक शुरू करने के इम्कानात की बात भी हुई। मई 2018 में तोतीकोरन में एंटी स्टेरलाइट मुजाहरे के दौरान पुलिस की फायरिंग में 13 अफराद की मौत के हवाले से मद्रास हाईकोर्ट ने बेहद सख्त तबसरा किया। हाईकोर्ट ने कहा, क्या हम लोगों को मारकर उनको मुआवजा देकर यह कह सकते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया? क्या हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं? यह तबसरा मद्रास हाईकोर्ट की मदुराई बेंच के चीफ जस्टिस संजीव बैनर्जी ने हेनरी टेफागन की अर्जी की समाअत के दौरान किया। बेंच दूसरे जज जस्टिस टीएस शिवागंगम ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से इस मामले पर रिपोर्ट तलब की थी। चीफ जस्टिस ने वेदांता कॉप सिमुलेटर प्लांट बंद करने का मुतालबा करते हुए पुरतशद्दुद एहतजाज में मारे गए लोगों के अहले खाना को दिए जाने वाले मुआवजे का जिक्र करते हुए कहा कि क्या मुतासरीन को महज पैसे देकर मामले को रफा दफा करना मुमकिन है? चीफ जस्टिस बैनर्जी ने मजीद कहा कि यह तशवीशनाक बात है कि रियासत अपनी पुलिस के जरिए निहत्थे मुजाहिरीन पर गोलियां बरसा रही है और 3 साल बाद भी किसी के खिलाफ मामला तक दर्ज नहीं किया गया। आईनी उसूलों पर चलने वाले समाज के लिए अच्छा नहीं है कि हम मुतासरीन के अहले खाना को मुआवजा दें और पुलिस की कार्रवाई और उसके मुमकिना जुल्म को नजरअंदाज कर दें। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हकायक सामने आने से पहले अभी किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा, लेकिन यह जरूरी है कि हकीकत सामने आए और उसे अवामी किया जाए। पुलिस फायरिंग में हलाक होने वाले लोगों का यह मुकदमा बंद कर दिया गया था, जिसके बाद एक एनजीओ पीपुल्स वॉच के डायरेक्टर हेनरी टेफागिन ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इस केस को दोबारा खोलने का मुतालबा किया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमत के अज़्म का इजहार करते हुए आज कहा कि नशा अपने साथ तारीकी, बर्बादी और तबाही लेकर आता है। वजीर आजम ने मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि मैं उन तमाम लोगों की तारीफ करता हूं जो हमारे समाज से मंशियात के खतरे को मिटाने के लिए ज़मीनी सतह पर काम कर रहे हैं। जिंदगी को बचाने के लिए की गई ऐसी हर कोशिश अहम है। बिलाखिर नशा अपने साथ तारीकी, बर्बादी और तबाही लेकर आता है। एक दीगर ट्वीट में उन्होंने कहा कि मंशियात के मसाइल के बारे में वो अपने प्रोग्राम मन की बात के एक एपिसोड को भी यहाँ शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइए हम मंशियात के बारे में मालूमात शेयर करने के तई अपने अज़्म का अदा करते हैं और मंशियात से पाक हिंदुस्तान के अपने नुक्ते नज़र को शर्मिंदा ताबीर करते हैं। 3 बातों को लाता है और मैं उसको कहूंगा, एक बुराइयों वाला ही 3D है। मनोरंजन के 3D की मैं बात नहीं कर रहा हूं। एक D है डार्कनेस, दूसरा D है डिस्ट्रक्शन और तीसरा D है डिवास्टेशन। नशा अंधेरी गली में ले जाता है, विनाश के मोड़ पे आकर खड़ा कर देता है और बर्बादी का मंजर, इसके सिवाय आपके नसीब में कुछ नहीं होता है। इसलिए ये बहुत ही चिंता के विषय पर मैंने चर्चा की है। कांग्रेस के लोकसभा रुकन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत से मुतालिक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के सदर शशि थरूर ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को हिंदुस्तान में काम करते हुए हमारे ज़ाब्तों को मानना पड़ेगा। थरूर ने जुमे के रोज आईटी वजीर रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को कुछ देर के लिए ब्लॉक किए जाने पर कहा कि ट्विटर ने उनका अकाउंट भी ब्लॉक किया था। उन्होंने कहा कि आईटी की वजारत की पार्लिमानी कमेटी के सदर के नाते वो ट्विटर इंडिया से रविशंकर प्रसाद का और खुद उनका अकाउंट ब्लॉक करने के बारे में वजाहत तलब करेंगे। हिंदुस्तान में काम करते हुए उन्हें हमारे ज़ाब्तों को मानना पड़ेगा। वाज़ेह है कि ट्विटर ने अमरीकी कानून का हवाला देते हुए मौसलात, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को
1 घंटे के लिए बंद कर दिया था, जिसको रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर की मुल्क के नए कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। रविशंकर प्रसाद ने इस बारे में ट्विटर को हदफ तनकीद बनाया है। ताहम ट्विटर का कहना है कि उन्होंने कंपनी की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है। तकरीबन 1 घंटे के बाद कंपनी ने उनका अकाउंट ओपन कर दिया था। प्रसाद ने ट्विटर का स्क्रीनशॉट पहले कू ऐप पर शेयर किया था। इसके बाद उन्होंने ट्विटर पर स्क्रीनशॉट शेयर किए। उन्होंने कहा कि ट्विटर ने उनके अकाउंट को 1 घंटे के लिए बंद रखा था। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में पिछले 24 घंटों में 4,04,379 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 3,41,829 लोगों ने कोरोना को मात दी। तशवीश की बात यह है कि अमवात के आंकड़ों में कुछ खास गिरावट नहीं देखी जा रही है। बीते दिन भी 8,552 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से जान गई। इस बीच ब्रिटेन में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार तेज होती जा रही है। यहां पिछले 3 दिनों से रोजाना 15,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। बीते दिन यहां 15,296 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 18 की मौत हुई। अगर हम इन आंकड़ों की बात करें तो खासकर इसराइल में पब्लिक प्लेसेस पे मास्क का रूल पहले निकाल दिया गया था, लेकिन यहां पिछले दिनों डेल्टा वेरिएंट की वजह से नए केसेस तेजी से बढ़े हैं। कोरोना रिस्पांस टास्क फोर्स ने अहम पब्लिक प्लेसेस पे मास्क को पहनना फिर से जरूरी कर दिया है। इसराइल अपनी 85% आबादी का वैक्सीनेशन कर चुका है। ऐसे में वहां लोग मुतासिर तो हो रहे हैं, लेकिन उनकी हालत तशवीशनाक नहीं हो रही है। कोरोना वायरस कब आया, कहां से आया, कैसे आया, इन सवालों का जिक्र जब भी होता है तो चीन पर कई सवाल उठने शुरू होते हैं। अब एक नए रिसर्च ने चीन के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। इस रिसर्च में कहा गया है कि चीन ने जब दुनिया को कोरोना के बारे में बताया, उससे 1 से 2 महीने पहले ही वहां कोरोना के केसेस आने लगे थे। इससे पहले अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी कहा गया था कि चीन में कोरोना के केसेस नवंबर 2019 में ही आने लगे थे। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ये जो दावा है कि पिछले केसेस हैं, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, किस बुनियाद पर यह दावा किया गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस बुनियाद पर केसेस नवंबर में आने का दावा किया था। अब तक की रिपोर्ट्स में कोरोना की शुरुआत को लेकर क्या कहा गया था। रिसर्च जर्नल PLOS में छपी रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में कोरोना का पहला केस नवंबर 2019 में आया। अगर तारीख की बात करें तो 17 नवंबर को इसके आने के सबसे ज्यादा आसार हैं। चीन से इसकी शुरुआत हुई, जबकि चीन का दावा है कि उसके मुल्क में सबसे पहला केस दिसंबर 2019 की शुरुआत में आया था। यूके की कैंट यूनिवर्सिटी के डेविड रॉबर्ट और उनके साथियों ने एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया है, जिसका मकसद इस मॉडल में जो जानवर हैं उनका ओरिजिनेशन का पता लगाना है कि इस मॉडल को रिवाइज करके कैंट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने कोरोना की शुरुआत की तारीख का अंदाजा लगाया। मॉडल डेवलप करने वाले साइंटिस्टों का कहना है कि इससे मुस्तकबिल में भी बीमारियों की शुरुआत और उनके फैलने के आसार का पता लगाने में मदद मिलेगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा डेटा की भी ज़रूरत नहीं होगी। कोरोना पर की गई ये रिसर्च कहती है कि इस बात की सबसे ज़्यादा अंदेशा है कि चीन में कोरोना का पहला केस 17 नवंबर 2019 को आया। इसके बाद यह बीमारी जनवरी 2020 में पूरी दुनिया में फैल गई। चीन के अलावा 5 मुल्कों में कोरोना सबसे पहले पहुंचा। इसका अंदाजा भी इस रिसर्च में लगाया गया। रिसर्च ये भी बताती है कि इन मुल्कों में किस तारीख को कोरोना का पहला केस आया होगा। रिसर्च कहती है कि 3 जनवरी 2020 को चीन के बाहर पहला केस जापान में आया। इसके बाद 7 जनवरी को थाईलैंड, 12 जनवरी को स्पेन और 14 जनवरी को कोरिया में पहला केस आया। यूरोप में पहुंचने के बाद कोरोना 16 जनवरी को अमेरिका पहुंचा। पिछले महीने अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया था कि वुहान की लैब से कई रिसर्चर्स नवंबर 2019 या उससे पहले बीमार पड़े थे। इन लोगों में कोरोना या नॉर्मल सर्दी, जुकाम और बुखार जैसे अलामत थे, जबकि चीन में दुनिया का पहला डिक्लेयर्ड केस दिसंबर 2019 में आया था। इससे पहले अमेरिकी वजीर सेहत जेवियर बेसेरा ने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में WHO से कहा था कि कोरोना कहां से फैला, इसकी जांच का अलग मरहला बहुत ही शफाफ होना चाहिए। बेसेरा चीन का नाम लिए बगैर जनवरी में की गई WHO की जांच पर सवाल उठा रहे थे।
दुनिया भर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गरीब मुल्कों के लिए वैक्सीन मांगी है। इंटरनेशनल हेल्थ बॉडी के चीफ डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियोसिस ने कहा कि अमीर मुल्क अब अनलॉक हो रहे हैं, वहां बड़ी तादाद में नौजवान आबादी को भी वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन गरीब मुल्कों में हालात बिल्कुल उलट है। यहां वैक्सीन की किल्लत की वजह से लोगों को सलामती देना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अफ्रीका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते यहां कोरोना के मामले और अमवात करीब 40% तक बढ़ गए हैं। डेल्टा वेरिएंट पूरी दुनिया में फैल रहा है। ऐसे मुल्कों को हम वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं। ग्लोबल कम्युनिटी के तौर पर हम फेल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेल्टा वेरिएंट कम से कम 85 मुल्कों में फैल रहा है। वहीं गरीब मुल्कों में टीके की कमी इसके खतरे को और बढ़ा रही है। अमीर मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्कों को, जो ज़्यादा गरीब मुल्क हैं, उनको फौरी टीका नहीं देना चाहते। ऐसे मुल्क मायूस हैं क्योंकि उनके पास वैक्सीन नहीं है। उन्होंने बिना किसी मुल्क का नाम लिए पूछा कि अगर टीका नहीं है तो आप क्या शेयर करेंगे। इस बीच WHO के चीफ से एक अहम सलाहकार ब्रूस एल्वर्ड ने बताया कि कई ऐसे मुल्क हैं जहां पर कोविशील्ड वैक्सीन का एक डोज दिए जाने के बाद दूसरे डोज की कमी हो गई है। ये कमी 30 से 40 मुल्कों में है। इसको दूर करने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत और सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन मुहैया कराने के लिए मदद मांगी गई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन कितनी कारगर है और उसे लगाना कितना जरूरी है, इस बात को अमेरिका में हुई एक स्टडी से समझा जा सकता है। यहां मई के महीने में जान गंवाने वाले लोगों में 99.9% ऐसे थे जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के मुताबिक यहां मई में 18,000 लोगों की मौत हुई थी। इनमें 150 लोगों को कोरोना की दोनों डोजेस लग चुकी थी। बाकी लोगों को वैक्सीन नहीं लगी थी। रिसर्च टीम ने बताया कि जिन्हें वैक्सीन की एक डोज लग चुकी थी उनमें 8,53,000 लोगों के बाद में कोरोना तो हुआ, लेकिन इनमें 1200 लोगों को ही अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इन्हीं 1200 में से 150 लोगों को बचाया नहीं जा सका। वैक्सीनेशन से कोरोना से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। हालांकि मई में जो लोग कोरोना से मुतासिर हुए थे उनमें ज्यादातर में डेल्टा वेरिएंट पाया गया। इससे पहले जून की शुरुआत में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन साबिक कोविड एडवाइजर रहे एंडी स्लोविट ने बताया कि मई के महीने में अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वाले 98 में से 98 से 90% लोगों में वैक्सीन का डोज नहीं लिया था। CDC के डायरेक्टर डॉक्टर रोशेल वॉलेंस्की के मुताबिक अभी तक मौजूद वैक्सीन इतनी असरदार है कि कोरोना के वजह से एडल्ट लोगों की लगभग हर मौत को रोका जा सकता है। दूसरी जानिब एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉची ने बताया कि अमेरिका के लिए डेल्टा वेरिएंट बड़ा खतरा बन सकता है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 48,618 नए मुतासरीन की पहचान हुई। इस दौरान 64,524 लोगों ने कोरोना को मात दी, लेकिन 1,182 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मुतासरीन की तादाद में 17,101 की कमी रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना के काबू होते हालात के बीच तशवीश की बात यह है कि 10 रियासतों में अब भी इन्फेक्शन का रेट 5% से ज़्यादा बना हुआ है। यानी इन रियासतों में अब भी हर 100 टेस्ट पर 5 से ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं। इनमें सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल, नागालैंड, गोवा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। हिंदुस्तान में टेस्टिंग का आंकड़ा 40 करोड़ के पार पहुंच गया है। इसके साथ हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा ऐसा मुल्क बन गया है जहां इतनी बड़ी तादाद में कोरोना टेस्ट किए गए हैं। यहां अब तक 40,18,11,892 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। इस मामले में अमेरिका नंबर 1 पे है। यहां अब तक 50 करोड़ से ज़्यादा टेस्टिंग हो चुकी है। वहीं बीते दिन मुल्क में 22,43,000 लोगों की कोरोना की टेस्टिंग की गई। ये एक दिन में टेस्टिंग का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 25 मई को 22,17,000 लोगों की कोविड टेस्टिंग की गई थी। इसके अलावा इन्फेक्शन का रेट भी घटकर 2.2% पर आ गया है। यानी बीते दिन मुल्क में हर 100 टेस्ट पर सिर्फ 2 या 3 लोग ही मुतासिर मिल रहे थे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हुकूमत ने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते हुए खतरे की वजह से रियासत में एक बार फिर सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं। रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में आज एक नया
हुक्मनामा जारी किया। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की ज़ेरे सदारत इजलास में सख्त पाबंदियां आयद करने के फैसले को मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। लिहाजा आज से रियासत में एक बार फिर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। सरकारी हुक्मनामे में कहा गया है कि महाराष्ट्र के तमाम अजला में हफ्तावार यूनिवर्सिटी रेट और माफ कीजिएगा पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बिस्तर के दायरे कार में तब्दीली करके तीसरी सतह की पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। अगर तीसरे दर्जे की पाबंदियों को सख्त करना है तो मकामी इंतजामिया फैसला कर सकती है। जरूरी दुकानों और इदारों को सुबह 3 बजे से दोपहर 4 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई है। लिहाजा गैर ज़रूरी दुकानों और इदारों को पीर ता जुमा दोपहर 4 बजे तक ही खुला रखने की इजाज़त दी गई है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की किस्म रियासत में पाए जाने की वजह से रियासती हुकूमत ने महाराष्ट्र में इजाफी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। रियासत में पाए जाने वाले डेल्टा प्लस के मुख्तलिफ 21 मरीजों में से एक 80 साल मरीज की मौत हो गई। महाराष्ट्र की हुकूमत ने ये पाबंदियां कोरोना के डेल्टा प्लस के असरात को रोकने के लिए आयद की हैं। तीसरी सतह पर पाबंदियां रेस्टोरेंट्स और होटलों को शाम 4 बजे तक 50% गुंजाइश पर खुले रखने की इजाज़त दी गई है। मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है और कौमी राजधानी दिल्ली समेत कई रियासतों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरियासना एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह संगीन होने का इम्कान नहीं है। ख्याल रहे कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान यौमिया केसेस की तादाद 4 लाख से तजावुज कर गई थी और बड़ी तादाद में लोगों की जान चली गई थी। कोरोना के इस लहर ने शहरों के बाद दही इलाकों के लोगों को भी बड़े पैमाने पर अपना शिकार बनाया और मुल्क के सेहत के निज़ाम को दरहम बरहम करके रख दिया था। बड़ी तादाद में लोगों ने ऑक्सीजन की कमी के सबब दम तोड़ दिया और डॉक्टरों और तीमारदार बेबसी के आलम में कुछ नहीं कर सके। डॉक्टर गुलेरिया ने अगरचे कि तीसरी लहर को दूसरी लहर के मुकाबले कम खतरनाक करार दिया, ताहम उनका कहना है कि दूसरी लहर के खतरे को इंतहाई खलील गर्दाना भी एक बड़ी भूल होगी, बिलखुसूस ऐसे वक्त में जबकि मजीद खतरनाक वेरिएंट तैयार हो चुके हैं। एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि हमें तीसरी लहर से निपटने के लिए दूसरी लहर के तजुर्बात से हासिल किए गए सबक का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। एम्स के डायरेक्टर और कोरोना की जंग में अहम किरदार अदा करने वाले डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि तीसरी लहर दूसरी लहर के मुकाबले कम शदीद होगी या नहीं, इस पर बहस चल रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाद की लहर यानी कि दूसरी लहर जितनी तीसरी लहर खतरनाक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत सूरत हाल पर करीब से नज़र बनाए हुए है। नकली वैक्सीन की डोज लगने के 4 दिन बाद तृणमूल एमपी मिमी चक्रवर्ती की तबीयत बिगड़ गई है। वो कलकत्ता के एक फर्जी वैक्सीनेशन कैंप का शिकार हो गई थी। इस मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है। साथ ही मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिमी ने तबीयत बिगड़ने के बाद आज सुबह अपने घर डॉक्टर को बुलाया था। उनके पेट में तेज दर्द था और लगातार पसीना आ रहा था। उन्हें अस्पताल में एडमिट कराने की सलाह दी गई, लेकिन फिलहाल उन्होंने एडमिट होने से मना कर दिया और घर पर ही इलाज चल रहा है। दरअसल मिमी चक्रवर्ती ने चाशुम्बे के रोज कलकत्ता में चल रहे एक फर्जी वैक्सीनेशन कैंप का खुलासा किया था। उन्होंने दावा किया था कि वो खुद इस फर्जी वैक्सीनेशन कैंप का शिकार हो गई हैं। उन्होंने बताया कि देबांजन देव नाम के एक शख्स ने उनसे आईएएस ऑफिसर बनकर राब्ता किया था। उसने कहा था कि ट्रांसजेंडर्स और फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए खास वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। मिमी ने बताया कि उसने वैक्सीनेशन कैंप में शामिल होने की गुजारिश की। मिमी ने बताया कि उन्होंने लोगों को इनकरेज करने के लिए कैंप में जाकर कोविशील्ड का डोज लिया था, लेकिन उनके मोबाइल पर कोविन का मैसेज नहीं आया। ऐसे में शक होने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत की और बाद में मुलजिम पकड़ा गया। देवांजन की उम्र 28 साल है। उसके वालिद का नाम मोनोतांजन देव है। वो कलकत्ता के आनंदपुर से मधुरदाहा का रहने वाला है। वो खुद को कलकत्ता म्यूनसिपैलिटी का जॉइंट कमिश्नर बताता था। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह फर्जी सील और कागजों से लोगों को धोखा दे रहा था। पुलिस ने मुलजिम के पास से फर्जी आईडी, विजिटिंग कार्ड और हेल्थ डिपार्टमेंट से जारी वैक्सीन से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।